अनिका ने नितेश के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन नितेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो नितेश बनकर उसे शादी करे या फिर सिद्धू बनकर। देखेंगे आज के एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सुकून एफएम पर। आप सुन रहे हैं कहानी अंडरकवर अमीरजादा। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 10। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तभी नितेश ने अनिका के बालों को चूमकर फुसफुसा कर कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा अनिका, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो ये सब कैसे ठीक करेगा। अगले कुछ दिन मेहता हाउस में एक बहुत ही खूबसूरत सपने की तरह गुजरे। अनिका और नितेश का प्यार परवान चढ़ रहा था। वो दोनों दफ्तर के बाद घंटों बात करते, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। दीनानाथ मेहता और सरिता भी इस रिश्ते को महसूस कर चुके थे। वो अंदर ही अंदर बड़े खुश थे। लेकिन इस पूरी खुशी के बीच एक इंसान जो खामोशी से डरा हुआ था, वो था ईशान। ईशान और शिवानी अपने घर में बैठी हुई थी। शिवानी बहुत परेशान थी। शिवानी ने घबरा कर कहा, ईशान, रिया का कल फोन आया था। वो कह रही थी कि अनिका और नितेश बहुत करीब आ गए हैं। उसकी यह बात सुनकर आगे से ईशान अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने चौंक कर कहा, क्या? वो पागल इंसान उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा शिवानी। वो नितेश अग्रवाल है, कोई सीधा साधा लड़का नहीं। अगर कल को उसके अंडरवर्ल्ड के दुश्मनों को अनिका के बारे में पता चल गया तो अनिका की जान को भी खतरा हो जाएगा। तभी शिवानी ने रोकर कहा, तो हम क्या करें ईशान? अगर हमने जाकर दीनानाथ अंकल को बताया तो नितेश हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आगे से ईशान ने अपने बाल नोच कर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शिवानी। नितेश मेरे बचपन का दोस्त है। उसने हमारी जान बचाई, लेकिन वो अनिका के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। वो झूठ की बुनियाद पर शादी नहीं कर सकता। मुझे नितेश से मिलना होगा। मैं उसे समझाऊंगा। उसे अपना सच अनिका को बताना होगा, वरना मैं खुद दीनानाथ मेहता के पास जाकर सारा भंडाफोड़ कर दूंगा, चाहे वो मुझे मार ही क्यों न डाले। आगे से शिवानी ने उसको रोकने की कोशिश करके कहा, पागल मत बनो ईशान। लेकिन ईशान ने किसी की नहीं सुनी। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा अग्रवाल पैलेस की तरफ निकल पड़ा। उसे पता था नितेश आज छुट्टी पर पैलेस में होगा, अपने असली रूप में। ईशान जब अग्रवाल पैलेस पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। पैलेस के बाहर बहुत ही सारी गाड़ियां खड़ी थी। अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। ईशान सीधा हॉल के अंदर पहुंच गया था। हॉल के बीचों बीच नितेश के पिता राकेश अग्रवाल खड़े थे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक गुस्सा और खौफ था। उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव लग रहा था। राकेश अग्रवाल चिल्ला रहे थे। उन्होंने चिल्ला कर कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा नितेश लंदन में है। वो पिछले 1 महीने से वही हैं। तभी वो डिटेक्टिव एक फाइल राकेश अग्रवाल के सामने रख कर बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन मेरा काम सच सामने लाना है। मैंने आपकी सारी हिदायत पर नितेश सर की पूरी तहकीकात की है। उनका लंदन वाले ऑफिस से कोई राब्ता नहीं। उनकी आखिरी इंटरनेशनल फ्लाइट 1 महीने पहले की थी, जो इंडिया आई थी। सर, आपका बेटा नितेश अग्रवाल लंदन में नहीं, बल्कि इसी शहर में है। वो कोई अंडरकवर या सीक्रेट मिशन पर नहीं है। डिटेक्टिव ने फाइल खोली, कुछ तस्वीर राकेश अग्रवाल के सामने फेंक कर आगे कहा, वो आपका बेटा इस शहर के गवर्नर दीनानाथ मेहता के दफ्तर में एक 2 कौड़ी के क्लर्क की नौकरी कर रहा है, और वो उसी गवर्नर के घर में सिद्धार्थ नाम का झूठा इंसान बनकर रह रहा है। राकेश अग्रवाल ने जैसी वो तस्वीर देखी, जिनमें नितेश पुरानी शर्ट पहने दीनानाथ मेहता की गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था और अनिका के साथ हंस रहा था, तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनका इकलौता बेटा, अरबों की दौलत का वारिस,
एक मामूली लड़की के पीछे एक क्लर्क बन गया था। राकेश अग्रवाल ने वो तस्वीरें फाड़ कर फेंक कर कहा, हरामजादे। उसने अग्रवाल परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उस दीनानाथ मेहता की बेटी ने मेरे बेटे पर कोई जादू कर दिया है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी राकेश अग्रवाल ने तुन तुरंत अपने गार्ड्स को हुक्म देकर कहा, गाड़ियां निकालो, अभी के अभी। मैं खुद उस दीनानाथ मेहता के घर जाऊंगा और अपने बेटे को कॉलर से घसीट कर वापस लाऊंगा, और उस लड़की को मैं वो सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर रोएगी। ईशान, जो एक खंबे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था, उसका खून सूख गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, राकेश कल को सब पता चल गया। अगर वो अभी मेहता हाउस पहुंच गए तो वहां कयामत आ जाएगी। दीनानाथ अंकल को हार्ट अटैक आ जाएगा, अनिका टूट जाएगी और नितेश नितेश अपने बाप को मार डालेगा। ईशान तुरंत वहां से पीछे हटा, अपनी गाड़ी में बैठा और पागलों की तरह गाड़ी को मेहता हाउस की तरफ दौड़ा दिया। उसे राकेश अग्रवाल से वहां पर पहुंचना था और नितेश को इस आने वाले तूफान के बारे में बताना था। इधर मेहता हाउस में माहौल बहुत ही खुशनुमा था। आज रविवार था। अनिका और नितेश बगीचे में बैठे हुए थे। अनिका नितेश को कुछ किताबें पढ़कर सुना रही थी। नितेश बस उसकी आवाज में खोया हुआ था। दीनानाथ जी और सरिता भी चाय पी रहे थे। तभी स्क्रिच ईशान की गाड़ी बहुत ही तेज ब्रेक मारकर मेहता हाउस के गेट पर आकर रुकी। ईशान ने बदहवास हालत में भागकर घर के अंदर घुसकर कहा, नितेश, नितेश कहाँ है? ईशान चिल्लाता हुआ आया। दीनानाथ मेहता और अनिका हैरान होकर खड़े हो गए। दीनानाथ ने पूछा, ईशान बेटा, तुम यहाँ? और तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? और नितेश कौन है? वहीं नितेश ने जैसे ही ईशान को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। ईशान ने दीनानाथ जी की परवाह किए बिना सीधा नितेश के पास जाकर उसे कॉलर से पकड़ लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नितेश, तेरा खेल खत्म हो गया है। तेरे बाप राकेश अग्रवाल को सब पता चल गया। वो अपने गुंडों को साथ यहाँ आ रहा है तुझे लेने के लिए। वो इस पूरे घर को तबाह कर देगा। भाग जा यहाँ से नितेश, भाग जा। ईशान के इन शब्दों से मेहता हाउस में जैसे एकदम एटम बम गिर गया। दीनानाथ मेहता के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। उन्होंने हैरान होकर कहा, राकेश अग्रवाल, अंडरवर्ल्ड का डॉन राकेश अग्रवाल, उसका और सिद्धू से क्या लेना देना? वहीं अनिका का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बहुत ही डरी हुई बेबस आंखों से नितेश की तरफ देखकर पूछा, सिद्धू, ईशान ये क्या कह रहा है? ये तुम्हें नितेश क्यों कह रहा है? तुम्हारा राकेश अग्रवाल से क्या रिश्ता है सिद्धू? नितेश के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका वो मायाजाल, उसका वो सिद्धू का नकाब आज उसके अपने ही दोस्त ने सबके सामने चीर कर रख दिया। नितेश की आंखें भर आई। वो अनिका के सामने खड़ा था, लेकिन आज वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह नहीं, बल्कि एक ऐसा आशिक लग रहा था जो पूरी तरह से हार चुका था। इससे पहले कि नितेश अपने मुंह से कुछ बोल पाता, मेहता हाउस के बाहर 3-4 काली ऐसी गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और राकेश अग्रवाल अपने हथियार बंद गुंडों के साथ बहुत ही खौफनाक और गुस्से वाली आवाज में मेहता हाउस के गेट के अंदर दाखिल हुए और चिल्लाकर बोले, नितेश। राकेश अग्रवाल की भारी और गूंजती हुई दहाड़ ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दीनानाथ मेहता, सरिता जी, रिया, अनिका सब के सब बुत बनकर खौफजदा होकर उस आदमी को देख रहे थे। राकेश अग्रवाल सीधा नितेश के पास गया। उसने नितेश के उन सादे कपड़ों को बहुत ही नफरत से देखा और एक जोरदार थप्पड़ नितेश के गाल पर दे मारा। चट्टाक! एक बेहद जोरदार और भयानक आवाज ने मेहता हाउस की उस शांत खुशनुमा सुबह को एक खौफनाक सन्नाटे में बदल दिया। वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि उसकी गूंज
पूरे ड्राइंग रूम की दीवारों से टकरा कर वापस लौटी। राकेश अग्रवाल के उस भारी मजबूत हाथ ने नितेश के गाल पर 5 उंगलियों का एक सुर्ख लाल निशान छोड़ दिया था। थप्पड़ की ताकत से नितेश का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसके पहले से होठ फटे हुए से खून की एक ताजा बूंद छलक कर उसकी ठुड्डी तक आ गई। कमरे में मौजूद हर इंसान, दीनानाथ मेहता, सरिता जी, अनिका और यहाँ तक कि पीछे खड़ा ईशान भी इस अचानक हुए हमले से पत्थर की मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर जम गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन और अरबपति उद्योगपति राकेश अग्रवाल उनके घर में घुसकर उनके सीधे साधे क्लर्क सिद्धू को इस तरह क्यों पीट रहा है। राकेश अग्रवाल का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी। वो अपने इकलौते बेटे को इस 2 कौड़ी के घर में पुरानी और फटी हुई शर्ट में देखकर पागल हो चुका था। उसने अपने कांपते हुए होठ खोले और दहाड़ कर अपने बेटे की असली पहचान दुनिया के सामने लानी चाहिए। उसने गुस्से में कहा, नितेश। राकेश अग्रवाल के मुंह से अपने बेटे का नाम का पहला अक्षर ही निकला ही अचानक बाजी पलट गई। एक ऐसा दांव चला गया जिसकी उम्मीद ना तो ईशान को थी और ना ही राकेश अग्रवाल को। नितेश अग्रवाल जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में माहिर था, उसने हालात की नज़ाकत को भांप लिया था। उसे पता था कि अगर उसके बाप के मुंह से उसके असली नाम और उसकी हकीकत को इस घर में जुबान पर ला दिया तो उसकी आशिकी का महल हमेशा के लिए ढह जाएगा। अनिका उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। राकेश अग्रवाल अपने मुंह से कुछ और बोल पाते उससे ठीक 1 सेकंड पहले ही नितेश अपनी जगह से एक झटके में घूमा। उसने अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखा और अपने चेहरे पर एक ऐसा मासूम लेकिन बेइंतहा और गुस्से और बेबसी से भरा हुआ भाव लाया जो किसी भी बेहतरीन हॉलीवुड एक्टर को मात दे दे। नितेश ने अपनी आंखें पूरी तरह से फाड़ ली। उसमें झूठ भरे आंसू भर लिए। पूरी ताकत से एक बेबस इंसान की तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया और उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, बस राकेश अग्रवाल, बस। नितेश की इस भारी और दया भरी चीख सुनकर राकेश अग्रवाल के मुंह से निकले हुए शब्द वहीं गले में अटक गए और वो हक्का बक्का रह गया। नितेश ने अपनी उंगली राकेश अग्रवाल के चेहरे की तरफ तानी और एक ऐसे इंसान की तरह दहाड़ने लगा जिस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। उसने चिल्लाकर आगे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई कि तुम किसी के घर में घुसोगे और मुझे मारोगे? मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूं जिसको तुम जब चाहो जहां चाहो थप्पड़ मार सकते हो। उसकी यह बात सुनकर राकेश अग्रवाल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका अपना खून, उसका सगा बेटा उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। राकेश अग्रवाल ने हकलाकर भारी कंफ्यूजन में कहा, ये तू क्या बकवास कर रहा है? लेकिन नितेश ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने अपनी आवाज को और भी ज्यादा ऊंचा किया ताकि दीनानाथ मेहता और अनिका को उसका एक एक शब्द बिल्कुल साफ सुनाई दे। नितेश ने रोते हुए अपने होठों पर खून पोंछकर कहा, हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारा बेटा नितेश अग्रवाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों बचपन में साथ में पढ़ते थे। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, जो भी गलत कदम उठाए उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे उन 2 नंबर के काले धंधों से, तुम्हारे उस खूनी साम्राज्य से नफरत करके घर छोड़कर भाग गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों सजा दे रहे हो? यह सुनते ही पूरे कमरे का माहौल एक झटके में बदल गया। जो दीनानाथ मेहता अभी तक खौफ और सदमे में थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और सिद्धू के लिए हमदर्दी छा गई।
अनिका का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। राकेश अग्रवाल को अब समझ में आ रहा था कि उसका बेटा क्या खेल खेल रहा है। वो पागल हो गया। उसने आगे बढ़कर नितेश का कॉलर पकड़ने की कोशिश करके कहा, हरामजादे, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। तू मेरा बेटा। लेकिन आगे से नितेश ने झटके से राकेश अग्रवाल का हाथ झटक दिया, और उसी पल जब नितेश ने अपना हाथ राकेश के हाथ से छुड़ाया तो उसने अपनी उन खौफनाक शैतानी आंखों से अपने पिता को एक ऐसा लुक दिया, एक ऐसी दरिंदगी भरी घूर दी, जिसे देखकर राकेश अग्रवाल की रूह कांप उठी। वो लोग चीख चीख कर राकेश अग्रवाल से कह रहा था, अगर तूने एक भी लफ्ज और बोला, अगर तूने मेरा ये खेल बिगाड़ा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तेरे पूरे साम्राज्य को, तेरी अग्रवाल इंडस्ट्री को आज शाम तक आग लगा दूंगा और तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। नितेश अग्रवाल के उस खूनी और साइकोपैथ नजरों ने सामने राकेश अग्रवाल, जो खुद अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम था, वो अंदर तक सिहर गया था। उसे समझ आ गया कि उसका बेटा प्यार में पूरी तरह से अंधा और पागल हो चुका है, और इस वक्त उसका सच बोलना मतलब मौत को दावत देना है। नितेश ने तुरंत अपना चेहरा वापस अनिका और दीनानाथ की तरफ किया। उसकी आंखों से अब मोटी मोटी आंसुओं की धारा बह निकली। उसने बहुत ही बेबसी से ईशान की तरफ इशारा करके कहा, ईशान सर, आप ही बताइए इन्हें, आप भी तो नितेश के दोस्त हैं ना। क्या मैंने नितेश को भगाया है? क्या मैं नितेश अग्रवाल हूँ? ये आदमी पागल हो गया है। ये मुझे मोहरा बनाकर अपने बेटे तक पहुंचना चाहता है। ये सोचता है कि ये मुझे पीटेगा तो मैं इसे बता दूंगा कि नितेश कहाँ छुपा है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि नितेश लंदन में कहाँ गया। अब सबकी नजरें दरवाजे के पास खड़े ईशान पर टिक गई। ईशान का खून जम चुका था। वह यहाँ भागता हुआ आया था ताकि दीनानाथ मेहता और अनिका को नितेश का सारा सच बता सके, उन्हें इस खौफनाक शैतान के जाल से बचा सके। लेकिन जब उसने देखा कि नितेश ने पलक झपकते ही पूरी बाजी पलट दी और अब नितेश की वो खूनी नजरें उस पर गड़ी हुई हैं, तो नितेश को देखकर ईशान की हिम्मत जवाब दे गई। ईशान को उस रात का वो मंजर याद आ गया जब नितेश ने उसके पिता की कनपटी पर बंदूक तानी थी। ईशान को याद आया कि नितेश ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये इसका सच खोला तो उसके पूरे परिवार की लाशें बिछा देगा। ईशान का शरीर थर थर कांपने लगा। वो अपनी पत्नी शिवानी और अपने पिता की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। सच्चाई का साथ देने की उसकी सारी हिम्मत नितेश के उस खौफनाक खौफ के आगे घुटने टेक चुकी थी। ईशान ने अपनी आंखें बंद की, एक बहुत ही गहरी और भारी सांस ली और अपना जमीर मारकर एक ऐसा झूठ बोला जिसने नितेश अग्रवाल की इस पूरी झूठी कहानी को एक लोहे की मुहर लगा दी। ईशान ने राकेश अग्रवाल की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ हाँ अंकल, ये नितेश नहीं, ये सिद्धार्थ है, नितेश का बचपन वाला दोस्त। नितेश तो कल रात लंदन वापस लौट गया है। आपने आपने गलतफहमी में आकर इस बेचारे सीधे साधे लड़के पर हाथ उठा दिया। ईशान के मुंह से शब्द निकलते ही राकेश अग्रवाल का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया। उसका अपना बेटा उसे पहचानने से इनकार कर रहा था और उसका दोस्त उस झूठ का साथ दे रहा था। राकेश अग्रवाल एक खौफनाक और बेबस हंसी हंस पड़ा। वो समझ गया कि नितेश ने पूरे शहर को, हर एक इंसान को अपनी उंगलियों की कठपुतली बना लिया है। वहीं दीनानाथ मेहता, जो अब तक पूरे तमाशे को देख रहे थे, उनका खून पूरी तरह से खोल चुका था। उनके असूलों और उनके घर के सम्मान पर बहुत बड़ी चोट आई थी। एक तो अंडरवर्ल्ड का माफिया उनके घर में बिना इजाजत के घुस आया और ऊपर से उनके बेटे समान सिद्धू पर हाथ उठा दिया था, जिससे उनकी पत्नी की जान बचाई गई थी। दीनानाथ मेहता अपनी कुर्सी से एक झटके में खड़े हुए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। उन्होंने अपनी भारी, कड़क
और एक गवर्नर वाली रोबीली आवाज में दहाड़ कर कहा, राकेश अग्रवाल, गेट आउट, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। दीनानाथ मेहता की ये गूंजती हुई आवाज सुनकर राकेश अग्रवाल के गुंडे अलर्ट हो गए, लेकिन राकेश ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। तभी दीनानाथ जी चलते हुए बिल्कुल राकेश अग्रवाल के सामने आकर खड़े हो गए और अपनी उंगली उसके चेहरे की तरफ तान कर बोले, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम दीनानाथ मेहता के घर में घुसकर मेरे ही परिवार के एक मेंबर पर हाथ उठाओ? तुम जैसे अंडरवर्ल्ड के कीड़ों को लगता है कि तुम्हारी दौलत और तुम्हारे खौफ से तुम किसी भी शरीफ इंसान को कुचल दोगे। ये सिद्धू एक बहुत ईमानदार और सच्चा लड़का है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे काले धंधों से तंग आकर तुम्हें छोड़ गया है तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती? अगर तुमने आज के बाद सिद्धू की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं वो गवर्नर हूं जो एक फोन कॉल पर तुम्हारे पूरे साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा सकता हूं। दफा हो जाओ मेरे घर से। दूसरी तरफ अनीका, जिसके दिल में सिद्धू के लिए प्यार का एक समंदर उबल रहा था, वो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो आगे दौड़कर आई और नितेश के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने नितेश के सूजे हुए गाल को बहुत ही नरमी से अपने कांपते हाथों से छुआ। अनीका की आंखों से आंसू छलक रहे थे। फिर उसने मुड़कर राकेश अग्रवाल की तरफ देखा। उसकी उन कत्थई आंखों में आज एक ऐसी नफरत और आग थी जो शायद उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। अनीका ने रोते हुए लेकिन बड़े सख्त और नफरत भरी आवाज में राकेश अग्रवाल से कहा, आप जैसे अमीर और जालिम लोग खुद को भगवान समझते हैं ना। आप लोगों के पास दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। एक तो पहले ही शर्मा जी नाम के उस जालिम ने इसे पीटा, इसे बेघर कर दिया, और आज आप इसके दोस्त के पिता होकर भी इसे जानवरों की तरह पीट रहे हैं। सिद्धू का गुनाह क्या है? यही ना कि वो एक सच्चा दोस्त है। आप लोग प्यार और दोस्ती का मतलब क्या समझेंगे? निकल जाइए हमारे घर से और आइंदा कभी सिद्धू के आसपास भी फटकिएगा मत। राकेश अग्रवाल चुपचाप वहां खड़ा था। वो उस लड़की को देख रहा था जो उसके ही बेटे को उसी के सामने बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। राकेश की नजरों ने नितेश को देखा। नितेश अनीका के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे के बाहर से आंसू थे, लेकिन उसके आंखों के अंदर जो एक शैतानी, खौफनाक और विजयी मुस्कान नाच रही थी, वो सिर्फ राकेश अग्रवाल देख सकता था। राकेश को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि उसके बेटा किस तरह पागल हो चुका है। वो प्यार में एक ऐसा चक्रव्यूह रच चुका था जिसे भेदना अब शायद भगवान के बस की बात भी नहीं थी। राकेश अग्रवाल ने अपने दांत पीसकर भारी आवाज में कहा, मैं जा रहा हूं दीनानाथ मेहता। यह कहकर उसने नितेश की तरफ एक आखिरी गहरी और हार मानने वाली नजर से आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग जिस इंसान को अपने घर का चिराग समझकर पनाह दे रहे हो, एक दिन वही इंसान इस पूरे घर को जलाकर राख कर देगा। तुम्हें पता नहीं है तुम किस आग से खेल रहे हो। यह कहकर राकेश अग्रवाल मुड़ा और अपने गुंडों के साथ मेहता हाउस से बाहर निकल गया। ईशान वहीं खड़ा था। उसकी रूह कांप रही थी। नितेश ने अपनी रोते हुई आंखों के बीच से ईशान को देखा और आंखों ही आंखों में उसे वहां से दफा होने के लिए कहा। ईशान ने सिर झुकाया हुआ अपने दोस्त के इस खौफनाक नाटक का हिस्सा बनने के गहरे अपराध बोध में भारी कदमों में साथ वो भी वहां से चला गया। उनके जाते ही मेहता हाउस के उस ड्राइंग रूम में जो सन्नाटा छाया वो नितेश की सिसकियों से टूट गया। नितेश घुटनों के बल बैठा जमीन पर। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। नितेश ने रोकर कहा, मुझे मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों से एक बहुत बड़ा सच छुपाया था। मैंने आपको नहीं बताया कि मैं उस अंडरवर्ल्ड डॉन के बेटे का दोस्त हूँ और मुझे डर था सर।
मुझे लगा था कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा दोस्त एक क्रिमिनल का बेटा है तो शायद शायद आप मुझे नौकरी नहीं देंगे, आप मुझे अपने दफ्तर से निकाल देते। मैंने अपनी माँ के लिए नौकरी पाने के लिए आपसे झूठ बोला सर। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। दीनानाथ मेहता का दिल उस लड़के की ये बेबसी देखकर पसीज गया। उनका वो सारा गुस्सा वो राकेश अग्रवाल पर था। वो सिद्धू के आंसुओं में बह गया था। वो आगे बढ़े। उन्होंने तेज को जमीन से उठाकर अपने गले के लगा लिया। दीननाथ जी ने बहुत ही भावुक होकर नितेश की पीठ थपथपा कर कहा, नहीं मेरे बच्चे, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान अपने दोस्त चुन सकता है, लेकिन दोस्तों का परिवार कैसा होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता। मुझे फक्र है कि तुमने उस नितेश अग्रवाल की सच्चाई का रास्ता दिखाया। तुमने उसे उसके बाप के काले धंधों से दूर रहने की हिम्मत दी। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे सिद्धू, तुम तो बस अपने उसूलों वाली जिंदगी को बचा रहे थे। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है बेटा। तभी सरिता जी ने रोकर आगे आकर कहा, मेरे लाल को कितनी चोट लगी है, उस जालिम ने कितने जोर से थप्पड़ मारा। कल ही तो शर्मा ने पीटा था और आज ये। अनिका जा बेटा, जल्दी बर्फ लेकर आ, मैं इसके गाल पर सिकाई करती हूँ। अनिका दौड़कर बर्फ ले आई। उसने नितेश को सोफे पर बिठाया और खुद उसके घुटनों के पास जमीन पर बैठकर वो बड़े ही प्यार से रुमाल में लपेटी हुई बर्फ से नितेश के गाल पर सिकाई करने लगी। तभी अनिका ने रोते हुए पूछा, बहुत दर्द हो रहा है ना सिद्धू? उसकी आंखों में सिद्धू के लिए जो प्यार था वो अब छलक छलक कर बाहर आ रहा था। आगे से नितेश ने बहुत ही मासूमियत से अनिका की आंखों में देखकर कहा, ये दर्द तो कुछ भी नहीं अनिका, मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं अगर ये मेरा सच जानकर तुम मुझसे नफरत ना करने लगो, तो मुझे घर के बाहर ना निकाल दो। अनिका ने नितेश के होठों पर एक बहुत ही कोमलता से उंगली रखकर उसे चुप कराकर कहा, पागल हो तुम, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? तुमने तो अपनी दोस्ती निभाई और मैं तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने दूंगी। तुम हमेशा यही रहोगे मेरे पास। अनिका के ये शब्द सुनकर नितेश के दिल में जो सुकून और जो जीत की लहर दौड़ी, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। उसने बहुत ही शराफत से अनिका का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से चूम लिया। नितेश ने फुसफुसा कर कहा, मैं वादा करता हूं अनिका, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दीनानाथ मेहता और सरिता जी ये नज़ारा देख ही रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में सिद्धू के लिए वो बेइंतहा प्यार साफ नजर आ रहा था। और आज जो भी कुछ हुआ था उसके बाद दीनानाथ जी के दिल में सिद्धू के लिए इज्जत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने मन में एक बहुत बड़ा और पक्का फैसला कर लिया था। इसके बाद रात का समय हो चुका था। सब लोग खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे। नितेश अपने उस शानदार गेस्ट रूम में अकेला था। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी। सिर्फ खिड़की से आ रही चांदनी कमरे को थोड़ा रोशन कर रही थी। नितेश आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे पर पड़े हुए उस लाल निशान को देखा जो उसके पिता के थप्पड़ से बना था। कुछ पलों तक वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा और फिर उस अंधेरे कमरे में एक बहुत ही धीमी लेकिन खौफनाक और शैतानी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी धीरे धीरे एक पागलपन भरे अट्टहास में बदल गई। नितेश ने आईने पर अपना माथा टिका दिया। हंसते हंसते उसकी पानों आंखों में से पानी आ गया। उसने खुद से बातें करके कहा, क्या खेल था, क्या शानदार खेल था ये नितेश अग्रवाल। तेरा अपना बाप तुझे नंगा करने आया था, तेरी सारी चालों को दुनिया के सामने लाने आया था। ईशान तेरा भांडा फोड़ने आया था, लेकिन तूने तूने एक झटके में पूरी बाजी पलट दी। वो बाप जो अंडरवर्ल्ड का मसीहा और वो एक तेरे लुक से कांप कर चला गया।
वो ईशान जो सच्चाई का मसीहा बन रहा था, वो डर के मारे तेरे झूठ का गवाह बन गया। वाह नितेश अग्रवाल वाह। नितेश आईने से पीछे हटा। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और सीना तार कर कमरे में टहलने लगा। उसका वो सिद्धू वाला नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका था। उसका असली खूंखार रूप आजाद हो चुका था। उसने आगे कहा, और वो बूढ़ा गवर्नर दीनानाथ मेहता, जो सच्चाई और उसूलों के बड़े बड़े भाषण देता है, वो बूढ़ा आज मेरे ही पिता को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था और मुझे, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े सरगना को, अपने सीने से लगाकर रो रहा था। नितेश ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए, जैसे वो इस पूरी दुनिया का भगवान बन चुका हो। उसने एक आगे कहा, इसे कहते हैं असली ताकत। ताकत वो नहीं जो बंदूकों से आती है। असली ताकत वो है जो लोगों के दिमाग को, उनके जज्बातों को कंट्रोल कर सके। मैंने अनिका के परिवार को एक ऐसा चश्मा पहना दिया जिसमें उन्हें मेरे हर झूठ में सिर्फ सिर्फ सच्चाई नजर आती है। अब कोई भी आ जाए, कोई पुलिस, कोई गवाह या खुद भगवान भी आ जाए, तो अनिका और उसका बाप मेरी कहानी पर ही यकीन करेंगे। नितेश ने खिड़की के पास जाकर चांद को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अनिका, मेरी मासूम अनिका, आज तो मेरे सामने ढाल भरकर खड़ी थी। तूने मेरे लिए उस राकेश अग्रवाल को जलील कर दिया। तेरा ये प्यार, तेरी ये दीवानगी मुझे और भी ज्यादा पागल कर रही है। अब हमारा एक होना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं सिद्धू बनकर ही तेरी मांग में सिंदूर भरूंगा और तू पूरी जिंदगी मेरी इस झूठी दुनिया को अपना सच मानकर मेरी बाहों में रहेगी। इसके अगले एक दिन तक मेहता हाउस का माहौल कल के उस खौफनाक घटना के बाद थोड़ा शांत हुआ था। दीनानाथ मेहता आज ऑफिस नहीं गए थे। उन्होंने छुट्टी ले ली थी। नाश्ते के बाद दीनानाथ जी ने नितेश को स्टडी रूम में बुलाया। दीनानाथ ने बहुत ही गंभीर लेकिन प्यार भरे लहजे में कहा, आओ सिद्धू, बैठो। नितेश बहुत ही अदब से कुर्सी पर बैठ गया। उसने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, जी सर, सब ठीक तो है ना? आप कल की बात को लेकर परेशान तो नहीं हैं? तभी आगे से दीनानाथ ने अपना चश्मा उतार कर मेज पर रख कर कहा, परेशान नहीं हूं बेटा, बस बहुत कुछ सोच रहा हूं। यह कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और नितेश की आंखों में सीधे देखकर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, सिद्धार्थ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सीधा, सच्चा और दूसरों के लिए अपनी जान दवाओं पर लगा देने वाला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। कल जिस तरह तुम अपने दोस्त के लिए राकेश अग्रवाल जैसे जालिम इंसान के सामने खड़े रहे, उसने मेरे दिल की गहराई को छू लिया। उनकी ये बात सुनकर नितेश ने विनम्रता से सिर झुकाया और शराफत भरी आवाज में कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया सर, ये तो मेरे संस्कार हैं। तभी दीनानाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे इन्हीं संस्कारों ने मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर नितेश के कान खड़े हो गए। तभी दीनानाथ जी ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम और अनिका एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। अनिका की आंखों में तुम्हारे लिए जो इज्जत और जो प्यार है, वो कल पूरी तरह से छलक कर बाहर आ गया था। और सरिता और मैं भी यही चाहते हैं कि अनिका की जिंदगी तुम्हारे जैसे एक महफूज और सच्चे इंसान के हाथों में जाए। उनकी यह बात सुनकर नितेश की धड़कनें तेज होने लगी। क्या सच में उसका सपना हकीकत में बदलने वाला था? नितेश ने बहुत ही हड़बड़ाहट और संकोच की एक्टिंग करके कहा, सर, मैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी दीनानाथ मेहता ने अपनी कुर्सी से उठकर नितेश के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार से कहा,
मैं ये कहना चाहता हूँ सिद्धार्थ कि मैं अपनी बेटी अनिका का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी अनिका से शादी करोगे? ये अल्फाज सुनते ही नितेश का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी सांसें थम गई। वो जिस पल के लिए तरस रहा था, जिसके लिए उसने ये पूरा खौफनाक खेल रचा था, वो पल आखिरकार आ गया था। नितेश ने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर दीनानाथ के पैर छूकर कहा, सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक मामूली सा क्लर्क हूँ। आप इतने बड़े गवर्नर होकर भी अपनी फूल सी बेटी की शादी मुझ जैसे गरीब इंसान से कैसे कर सकते हैं? मैं उसे वो खुशियां कैसे दूंगा जो वो डिजर्व करती है? तभी दीनानाथ जी ने उसे उठाकर कहा, पैसा खुशियां नहीं दे सकता सिद्धार्थ। सच्चाई और ईमानदारी खुशियां देती है। वो तुम्हारे पास भरपूर है। तुम बस ये बताओ कि क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? उनकी ये बात सुनकर नितेश ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू भर लिए। उसने बहुत ही भावुक होकर हाँ में सिर हिलाकर कहा, ये ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है सर। मैं वादा करता हूँ कि मैं अनिका को कभी रोने नहीं दूंगा। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। आगे से दीनानाथ जी ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और कहा, तो बस बात पक्की हो गई। जब यह बात घर में सबको पता चली तो मेहता हाउस में खुशियों की लहर दौड़ गई। सरिता जी ने अनिका को गले लगा लिया। अनिका खुशी से रोने लगी। रिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि अब शायद उसका और रोहन का रास्ता भी हमेशा के लिए साफ हो गया है। उसी शाम को दीनानाथ मेहता ने पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी पक्की कर दी। दीनानाथ जी ने सबको खुशखबरी देकर कहा, पंडित जी कह रहे हैं कि अगले महीने की 15 तारीख का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। हम उसी दिन अनिका और सिद्धार्थ की शादी करेंगे। अगला एक महीना मेहता हाउस में शादी की तैयारी हंसी ठिठोली और खुशियों के बीच ऐसे गुजरा जैसे कोई त्योहार हो। नितेश और अनिका का प्यार अब 7वें आसमान पर था। वो दोनों साथ में बाजार जाते, शादी की शॉपिंग करते और घंटों बातें करते। अनिका को लगता था कि उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन और सच्चा जीवन साथी पा लिया है। लेकिन इस एक महीने के दौरान शहर में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राकेश अग्रवाल अपने महल में कैद था। उसने अपने बेटे की इस आशिकी के बीच में आने की दोबारा कोई जरूरत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि नितेश अब एक ऐसा रावण बन चुका है जो अपनी सीता को पाने के लिए पूरी लंका जला सकता है। ईशान और शिवानी भी खौफ के साए में जी रहे थे। उन्होंने अनिका से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया, ताकि उनके मुंह से कोई सच ना निकल जाए। और जुबैर जुबैर इस पूरी शादी का सबसे बड़ा अदृश्य स्पॉन्सर था। दीनानाथ मेहता को लगता था कि वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर शादी कर रहे हैं, लेकिन असल में नितेश के इशारे पर जुबैर ने शहर के सबसे बेहतरीन डेकोरेटर्स, केटर्स और इवेंट मैनेजर्स को पर्दों के पीछे से करोड़ों रुपए खिलाकर मेहता हाउस में तैनात कर दिया था। हर चीज टॉप क्लास थी, लेकिन दीनानाथ जी को यही बताया जा रहा था कि सर, सरकारी डिस्काउंट मिल गया है। आखिरकार वो दिन भी आ गया। 15 तारीख की वो खूबसूरत शाम। मेहता हाउस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की महक और शहनाई की धुन पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। नितेश अपने उसे पुराने सीलन भरे कमरे में तैयार हो रहा था, क्योंकि रस्मों के हिसाब से लड़का अपने घर से आता है। उसने आज कोई डिजाइनर अरमानी सूट नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादी लेकिन सुंदर क्रीम रंग की शेरवानी पहनी थी। वो आईने के सामने खुद को निहार रहा था और उसने खुद से ही कहा, आज रात, आज के बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाएगी अनिका।
मेरे इस फ्रेब की जीत का सबसे बड़ा इनाम। तभी कमरे का दरवाजा खुला और जुबैर अंदर आया। जुबैर ने बहुत ही अदब से कहा, छोटे मालिक, बारात बिल्कुल तैयार है। कोई ताम झाम नहीं, बस कुछ सीधे साधे लोगों को बाराती बनाकर खड़ा कर दिया है ताकि गवर्नर साहब को लगे कि सिद्धार्थ के गांव वाले हैं। उसकी बात सुनकर आगे से नितेश ने शेरवानी के बटन बंद करके कहा, बहुत अच्छे जुबैर, आज रात कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पूरे इलाके में अपने आदमी तैनात कर दो। परिंदा भी बिना मेरी इजाजत के पर न मारे। कुछ ही देर में बारात मेहता हाउस पहुंच गई। दीनानाथ मेहता, सरिता जी ने बहुत ही खुशी और सम्मान के साथ सिद्धार्थ का स्वागत किया। जब नितेश मंडप में जाकर बैठा तो उसकी नजरें सिर्फ उस पल का इंतजार कर रही थी जब अनिका बाहर आएगी। और फिर अनिका आई, लाल रंग के उस भारी डिजाइनर लहंगे में, सोने के गहनों से सजी हुई अनिका जब मंडप की तरफ आ ही रही थी तो नितेश की सांसें अचानक रुक गई। वो इतनी हसीन लग रही थी कि नितेश को लगा जैसे भगवान को अपने हाथों से उसके लिए कोई अप्सरा तराश कर भेजी हो। अनिका आकर नितेश के पास बैठ गई। उसने अपनी पलकें उठाकर एक बार नितेश को देखा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराई। नितेश ने भी बहुत ही सच्ची और गहरी मुस्कान दी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अग्नि देवता के सामने उन पवित्र ज्वालाओं को साक्षी मानकर नितेश अग्रवाल और अनिका ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। जब वो दोनों फेरे लेने के लिए उठे तो नितेश के दिमाग में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, मैं जो ये फेरे ले रहा हूँ, ये फेरे तो मैं सिद्धार्थ बनकर ले रहा हूँ या नितेश अग्रवाल बनकर। मैं जो कस्में खा रहा हूँ, एक सीधा साधा कलर खा रहा है या अंडरवर्ल्ड का खौफनाक टोन। अनिका, तुम जिस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बांध रही हो वो इंसान असल में है ही नहीं। याग, ये मंत्र, ये कसम, सब कुछ एक बहुत ही झूठ की बुनियाद पर टिके हैं। लेकिन इस अपराध बोध के बावजूद नितेश ने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। उसने फेरे पूरे किए। इसके बाद पंडित जी के कहने पर नितेश ने अनिका की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहना दिया। तभी पंडित जी ने घोषणा करके कहा, विवाह संपन्न हुआ। ये सुनते ही अनिका की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने नितेश की तरफ देखा। आज से वो मिसेज अनिका सिद्धार्थ बन चुकी थी, कम से कम उसकी नजरों में तो। इसके बाद विदाई का पल बहुत ही भावुक था। दीनानाथ जी और सरिता जी बहुत रोए। अनिका भी अपने माता पिता के गले लगकर रो पड़ी। तभी नितेश ने बहुत ही शराफत से दीनानाथ जी के हाथ पकड़कर कहा, आप रोइए मत बाबा, मैं अनिका को पलकों पर बिठा कर रखूंगा। वो आपकी बेटी बाद में है, मेरी जिंदगी पहले। आगे से दीनानाथ जी ने नम आंखों से नितेश को गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बेटे। विदाई के बाद नितेश अग्रवाल को लेकर अनिका को अपने उसी पुराने छोटे से किराए के कमरे में पहुंचा। नितेश ने जानबूझकर अभी कुछ दिन उसी कमरे में रहने का नाटक जारी रखने का फैसला किया ताकि अनिका को उसके संघर्ष का पूरा यकीन हो जाए। कमरे को फूलों से बहुत ही सादगी से सजाया गया था। अनिका उस छोटी सी चारपाई पर सजी धजी बैठी थी। उसे उस कमरे की सीलन गराबी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा सुकून था, क्योंकि वो उस इंसान के साथ थी जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी। नितेश कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और वो धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आया और उसके पास बैठ गया। अनिका ने अपने कत्थई आंखें उठाकर नितेश को देखकर कहा, फाइनली सिद्धू, अब हम हमेशा के लिए एक हो गए। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अनिका ने बहुत ही प्यार से अपना सिर नितेश के कंधे पर रख दिया। नितेश ने अपने दोनों हाथ अनिका के कंधों पर रखे और उसे अपने सीने से लगा लिया ताकि वो सालों की तड़प, वो दीवानगी आज उसकी बाहों में था।
उसने अनिका के माथे को चूमा। नितेश ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ अनिका, अब दुनिया की कोई ताकत, कोई भी भगवान तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ उन दोनों के सांसों की आवाज आ रही थी। लेकिन अनिका नहीं जानती थी, जिस सीने पर उसने अपना सिर रखा है, उस सीने के अंदर एक ऐसा खौफनाक और काला राज धड़क रहा है जो किसी भी पल एक ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। नितेश अग्रवाल ने प्यार की इस जंग को एक बहुत ही भयानक फरेब से जीत तो लिया था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सच्चाई की अपनी एक रफ्तार होती है और वो आज नहीं तो कल सारे नकाब फाड़कर बाहर आ जाती है। और जब अनिका मेहता के सामने सिद्धू के इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ खूंखार नितेश अग्रवाल बेनकाब होगा, तो वो पल इस कहानी में एक ऐसी कयामत लेकर आएगा जो ना सिर्फ नितेश के झूठे महल को, बल्कि इस पूरे शहर को राख में मिला देगी। फिलहाल उस अंधेरी रात में नितेश अपने जीत के जश्न में डूबा हुआ था और अनिका अपने एक खूबसूरत लेकिन झूठे सपने में। और इसी खामोशी के बीच आने वाले एक बड़े तूफान की आहट धीरे धीरे शहर की हवाओं में घुलने लगी थी। नितेश ने कांपते हुए हाथों से अनिका का घूंघट धीरे से ऊपर उठाया। अनिका की कत्थई आंखें, जिनमें आज एक नई नवेली दुल्हन की शर्म, हया और बेइंतहा प्यार छलक रहा था, वो नितेश की नजरों से टकरा गई। अनिका के चेहरे पर आई वो लाली किसी भी गुलाब की पंखुड़ी से ज्यादा हसीन लग रही थी। नितेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अनिका, मुझे मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सच है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं आंखें खोलूं और यह सब एक सपना निकले। क्या तुम क्या तुम सच में मेरी हो गई हो अनिका? नितेश की आवाज में एक ऐसा भारीपन और एक ऐसी सच्चाई थी जैसे वो कोई इबादत कर रहा हो। अनिका ने अपनी पलकें उठाई, बहुत ही प्यार से, बिना किसी झिझक के अपना नर्म हाथ नितेश के हाथ पर रख कर कहा, ये कोई सपना नहीं है सिद्धू। अनिका की आवाज किसी मीठी रागनी की तरह गूंज गई। उसने आगे कहा, मैं सच में तुम्हारी हूं, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी। आज इस अग्नि को साक्षी मानकर मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है, बल्कि अपनी रूह तुम्हारे नाम कर दी है। अब मुझे इस दुनिया की कोई ताकत तुमसे अलग नहीं कर सकती। नितेश ने अनिका के उस हाथ को अपने होठों से लगा लिया। उसने अनिका के हाथ के पिछले हिस्से पर एक बहुत ही गहरा, लंबा और सुकून भरा किस दिया। नितेश ने कमरे की उन सीलन भरी दीवारों की तरफ देखकर अपने उस सिद्धू वाले किरदार की बेबसी को जाहिर करके कहा, लेकिन अनिका, तुमने एक बहुत बड़े घर में बहुत ही ऐशो आराम में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और मैं तुम्हें इस शादी की पहली रात में सुहागरात के तोहफे के तौर पर सिर्फ ये टूटी हुई चारपाई और एक सीलन भरा कमरा दे पाया हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई महंगा तोहफा नहीं। क्या क्या तुम्हें इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा कि तुमने मुझ जैसे एक गरीब। नितेश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले अनिका ने अपनी उंगली उसकी होठों पर रख दी। अनिका ने थोड़ा सा झूठा गुस्सा दिखाकर, लेकिन बहुत ही मखमली अंदाज में कहा, बिल्कुल चुप। तुमने आज फिर से पैसों और हैसियत की बात की। सिद्धू, महलों में सोने वाले अक्सर नींद के लिए तरसते हैं। मुझे ये सेलन भरा कमरा, ये टूटी चारपाई दुनिया के किसी भी महल से ज्यादा प्यारी है, क्योंकि इस कमरे में सच्चाई है। इस कमरे में मेरा गुरूर, मेरा प्यार और मेरा सिद्धू मौजूद है। मुझे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए। तुम मेरी जिंदगी में आ गए, मेरे लिए इससे बड़ा कोई तोहफा है ही नहीं।
अनिका की इन बातों ने नितेश के अंदर के उस खूंखार शैतान को पूरी तरह से मार दिया था। वो सिर्फ सिर्फ एक आशिक बन चुका था। नितेश ने अनिका की उंगली को अपने होठों से हटाया, बहुत ही प्यार से अनिका के गालों को सहला कर कहा, तुम सच में इस दुनिया की सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लड़की हो अनिका। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी कोई आंसू नहीं आने दूंगा। नितेश धीरे धीरे अनिका के करीब आने लगा। दोनों की सांसें अब एक दूसरे से टकरा रही थी। नितेश ने अनिका के माथे से उभारी मांग टेका धीरे से पीछे किया और उसके माथे पर एक बहुत ही पवित्र और गहरा किस किया। अनिका की आंखें शर्म और एक अजीब सी सिरहन से बंद हो गई। उसका पूरा बदन कांप रहा था। तभी नितेश ने फुसफुसा कर कहा, ये गहने बहुत भारी हैं अनिका। तुम्हें इन सब दिखावे की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी असली खूबसूरती तो तुम्हारी ये सादगी है। नितेश ने कांपते हुए लेकिन संभले हुए हाथ से अनिका के गले से भारी हार धीरे से खोला। हार खोलते वक्त नितेश के उंगलियों का स्पर्श अनिका की नर्म गर्दन और उसकी कॉलर बोन पर हुआ तो अनिका के मुंह से एक बहुत ही धीमी सी सिसकी निकली। उसने सिसक कर सिद्धू कहा। अनिका के ने नितेश के कुर्ते के बटन को अपनी उंगलियों से कस कर पकड़ लिया। लेकिन नितेश अभी भी अंदर ही अंदर डर रहा था कि क्या वो कभी ये साबित कर पाएगा कि वो अच्छा बनेगा या नहीं। क्या नितेश अग्रवाल सिद्धू बन पाएगा या फिर सिद्धू नितेश अग्रवाल ही रहेगा। क्या होगा आगे इस कहानी में, दोस्तों जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। एक कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।